हम लोग स्क्रीन पे पहुंचते हैं। हाँ, तो ये है पहला क्वेश्चन है इसमें 51 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, दामोदर इज आल्सो नोन एज द सौर ऑफ बंगाल। तो विच अमंग द अबव सेंटेंस इज आर करेक्ट। तो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का दुख भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर है आप लोगों के हिसाब से? सी, 1 और 2 दोनों। देखिए बी। देखिए जो दामोदर नदी है उसका एक चीज मैं आपको बता दूं, जो दामोदर जो रिवर है वो उसका एरिया है, हाँ उसका जो एरिया है वो है झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो ये इसका एरिया है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये इसका एरिया है। और इसका जो ओरिजिन है वो है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू फ्रॉम झारखंड। ठीक है, तो झारखंड एरिया से ये ओरिजिन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि दामोदर रिवर जो लोकेशन है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, और इसका जो ओरिजिन होता है प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, है ना, दैट इज इन द एरिया झारखंड। तो झारखंड में इसका ओरिजिन होता है, और ये वेस्ट बंगाल में जाके मतलब वहां पे फ्लड का कारण बनती है। ठीक है, फ्लड का कारण बनने का मतलब ये है कि जो दामोदर रिवर है वो दो स्लोप को फॉलो करती है ना, दो स्लोप को फॉलो करती है। एक तो स्लोप फॉलो करती है ये नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और दूसरा ये स्लोप फॉलो करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये दो स्लोप फॉलो करती है। जब ये बंगाल में पहुंचती है, जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो ये इस स्लोप को फॉलो करती है। जब वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है ना, जब वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है तो ये स्लोप फॉलो करती है। कंफर्म है, तीन बातें याद रखना है। दामोदर रिवर is the river of Jharkhand and West Bengal. That river followed two slope, west to east and north to south. और इसी स्लोप के चेंज में वो कई बार अपना रास्ता चेंज करती है, अपना जो उसका एरिया है वो चेंज करती है, इसी वजह से वहां पर फ्लड आता है। तो आप समझ गए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है दामोदर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये सही है, यानी आंसर इसका सही है बी। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। ठीक है, अब दामोदर के बारे में इतना सफिशिएंट है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, पता है ना? कोसी। कोसी, है ना, सोर ऑफ बिहार इज नोन एज कोसी। तो अब देखिए यहाँ पे हिंद महासागर के आसपास तट, रिंग ऑफ फायर के अलावा सुनामी से प्रभावित क्षेत्र भी हैं। तो जो इंडियन ओशियन है वो रिंग ऑफ फायर के अलावा सुनामी इफेक्ट एरिया भी है। ठीक है, वाई आर द सुनामी आर नॉट सीन इन द अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन में क्यों नहीं देखे जाते हैं? ठीक है, ऐसा क्या है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो वर्ड है यहाँ पे रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, तो ये समझ लेना है कि रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है ना, रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है और सुनामी का मतलब क्या है। ठीक है, और सुनामी के कॉज क्या क्या है। तो रिंग ऑफ फायर को पहले समझते हैं। रिंग ऑफ फायर इज रिलेट टू वॉल्केनिज्म एक्टिव एरिया, यानी
ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम वॉल्केनो एक्टिव होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्केनिक रीजन, वॉल्केनिज्म रीजन, ठीक है, ये वैसा एरिया है जहां पर अधिकतम वॉल्केनो आते हैं। दैट रीजन इज बेसिकली रिलेट टू पैसिफिक ओशियन बेल्ट, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन बेल्ट्स में है, पैसिफिक ओशियन बेल्ट, ठीक है, पैसिफिक ओशियन बेल्ट, तो ये है। तो और उन्हें, और सुनामी आपको पता है, सुनामी इज अ हार्बर वेव्स। क्या है ये हार्बर वेव्स है ना, हार्बर वेव्स हैं, ये तटीय तरंगे हैं, तटीय तरंगे हैं। इनका जो कॉज होता है, उनका जो कॉज है वो है नेचुरल एंड मैन मेड कॉज, ठीक है, मैन मेड भी कॉज है इसका। तो नेचुरल में आप जानते हो, नेचुरल में एक तो कन्वर्जन है और दूसरा डाइवर्जन है, और एक्सोजेनेटिक फोर्स भी है, एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते हैं, तो इसलिए आपको समझना यहाँ फास्ट ही है। तो हमने कहा कि रिंग ऑफ फायर इज रिलेट टू वॉल्केनिज्म, वो एरिया जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्केनो होता है। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्केनो रीजन है वो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है, वो मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। पैसिफिक एरिया बेल्ट है। दूसरा है इसमें है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी इज हार्बर वेव्स, और ऐसी ये वेव्स का कारण क्या होता है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल में कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, यानी प्लेटों का कन्वर्जन, प्लेटों का आपस में टकराना भी है, प्लेटों में आपस में दूर जाना भी है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक बार देख लेते हैं, शायद हमारे सामने होगा मैप, हाँ, तो पता लग जाएगा कौन सा रिंग ऑफ फायर रीजन है। सर पैसिफिक कौन सी देश में है सर? पैसिफिक, क्या बोल रहे हो गुड्डू? पैसिफिक कौन सी देश में है सर? पैसिफिक हम बताते हैं, अभी वही बात कर रहे हैं। जो पैसिफिक को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। तो ये जो पैसिफिक ये है, तो पैसिफिक बेल्ट का मतलब ये है कि जितना भी प्रशांत महासागर की जो सीमा है, ठीक है, जो भी कोस्टल लाइन है, प्रशांत महासागर की जो भी कोस्टल लाइन है, ठीक है, कोस्टल लाइन कितनी है आपको पता ही है, यानी ये पूरा एरिया है ना, ये पैसिफिक ओशियन ही तो है, ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। और दूसरा, अगर आप देखोगे इस साइड में, वेस्टर्न साइड में, तो पैसिफिक ओशियन बेल्ट यहाँ भी मिल रही है, इस जगह भी, यानी वो एरिया जो पैसिफिक ओशियन के बेल्ट को कनेक्ट करता है उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी ये वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम वॉल्केनो आते हैं। ठीक है गुड्डू, समझ में आया? पैसिफिक का मतलब है प्रशांत महासागर। देश में पड़ता है सर प्रशांत महासागर? हाँ, तो वही है, उसी को इंग्लिश में बोल दिया हमने पैसिफिक, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये था, तो इसमें अब इस क्वेश्चन ये बने, क्वेश्चन इसमें ये है कि क्यों नहीं अटलांटिक ओशियन में क्यों नहीं आते, मतलब इनका कहना है कि क्या रीजन है कि यहाँ पर आते हैं, अटलांटिक ओशियन में क्यों नहीं आते, यहाँ पर सुनामी नहीं आता है, इस रीजन में सुनामी नहीं आता, ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन है कि यहाँ पे कोई भी सबडक्शन एरिया नहीं है। सबडक्शन का मतलब, क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई भी यहाँ पर ये देखिए, पहला है इसमें, देयर इज नॉट मैनी टेक्टोनिक प्लेट विन द टेक्टोनिक ओशियन, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी प्लेट्स हैं जो टेक्टोनिक हैं। दूसरी, देयर इज नॉट मैनी सबडक्शन जोन विन द अटलांटिक ओशियन, यही इसका राइट आंसर है। तो सबडक्शन जोन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस रीजन में सुनामी नहीं आता है। द कोस्टल ऑफ अटलांटिक ओशियन इज स्मूथ,
ऐसा भी नहीं है ना। इससे क्या लेना देना है? अटलांटिक ओशियन प्रोवाइड वे टू मूवमेंट मैनी स्ट्रीम। अटलांटिक महासागर कई धाराओं को गति प्रदान करता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो उसका बी आंसर है। सबडक्शन को बोलते हैं हम कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें प्लेटें आपस में दोनों टकरा सके, है ना। मतलब सबडक्शन होता है धंसना। एक जैसे आप देखिए, एक प्लेट ये है, एक दूसरी प्लेट, एक प्लेट ये है और सॉरी, हाँ देखिए, एक प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये है। तो जब हम एक प्लेट आएगी, एक दोनों टकराएंगे, एक प्लेट नीचे जाती है, ये वाली प्लेट, ये है सबडक्शन एरिया। तो ऐसा अटलांटिक ओशियन में नहीं है, ऐसा अटलांटिक ओशियन में नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट, इसमें थर्मल पावर प्लांट समझते हैं आप लोग क्या होता है ना? सर एक बार बता दीजिए। थर्मल पावर प्लांट वो हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है ना। थर्मल मतलब जानते ही आप। अच्छा, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों एक कर दिया है, तो क्योंकि इसके हिंदी में नहीं किया मैंने, मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ वर्डिंग है ये। तो थर्मल पावर प्लांट वो हैं जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और भारत में हर स्टेट में है थर्मल पावर प्लांट। यह मैचिंग के लिए उन्होंने दिया है। अगर दिल्ली की बात करें, कोई बता सकता है दिल्ली के आसपास में थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? दिल्ली के आसपास में दादरी में है। अब इसमें देखिए, इसका आंसर है सर, इसका बी है सर आंसर, फर्स्ट और सेकंड। ये कहां पर है? सर पहला उड़ीसा वाला सही है और दूसरा आंध्र प्रदेश वाला सही है। हाँ, ये जो बेडा बाडाहल है, ये भी उड़ीसा में है। यस सर, उड़ीसा में है ये। हाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, थर्मल पावर प्लांट जो मेजर हैं, और बेसिकली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कहां पर है वो जानना बहुत जरूरी है। और खासकर कैपिटल ऑफ इंडिया के आसपास कौन सा है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया के आसपास में दादरी है। दादरी किस जिले में जानते हैं? नहीं जानते? दादरी को जानना जरूरी है, क्योंकि दादरी में ही एयरपोर्ट बन रहा है, वो जेवर एयरपोर्ट। तो दादरी जो है नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। यस सर, जेवर। हाँ, तो वो 51 और 52 को और बता दीजिए, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने। कौन सा 52? 52 और 51, सिर्फ आंसर बता दीजिए खाली बस। 52 का है बी, और हाँ 52 का है बी है, और 51 का देखते हैं क्या क्वेश्चन था। एक्चुअली ये बहुत फास्ट पीपीटी में प्रॉब्लम होती है। हाँ, 51 का भी बी है। ठीक है, बी है 51 का। तो 51 का सी होगा ना, दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं ना। तो निकलती कहाँ से है ये? सर हुगली की सहायक नदी है ना दामोदर की। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, और हुगली में ये मिल जाती है। यस सर। चलिए एक बार, हुगली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी है ये। गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना सर। एक मिनट, ट्रिब्यूटरी एक बार सही करे, एक बार इसको देख लेना। इतना तो पता है मुझे, हुगली जो है वो सी होगा इसका सर, दोनों सही है इसके। गंगा की है। ठीक है, अगर ये हुगली में मिलती है तो ये सही होगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको। सर सी है सर, दामोदर, क्योंकि मेरे पास मैप रखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर, रिंग ऑफ फायर का हो गया, और इसमें बी आंसर है। नेक्स्ट बताइए इसमें 54, फटाफट। इसका 1 2 3 तीनों सही है,
1 2 ये सर तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक सिल्वीकल्चर है। और तीनों सही है। फ्लोरिकल्चर is a cultivation of flowers, silviculture growing of cultivation of tree, and pisciculture, ठीक है। तो पिसिकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि कल वाले सेक्शन में भी इससे क्वेश्चन था। तो इसका जो है डी आंसर है, तीनों सही है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के कभी कभी क्वेश्चन बन सकते, ये बताइए which of the following is said cities is located reference longitude for the Indian Standard Time। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर कौन से सिटी, जैसे मैंने आपको कल ही बोला था, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसे बंगलौर और वाराणसी होगा सर। ए कौन सा? बेंगलोर, बेंगलोर नहीं है, इसमें काकीनाडा और पांडिचेरी है। एक बार देख लीजिए, जो आईएसटी है उसमें 5 स्टेट हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप कहीं पर। आईएसटी 5 स्टेट से क्रॉस होता है, यूपी से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। हाँ, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 5 स्टेट से क्रॉस होता है। ये कल भी मैंने बोला था, एक बार मैं देशांतर से तो बहुत दूर है ना काकीनाडा और पांडिचेरी। उसमें पूछा है, एक बार मैप में चेक कर लेना, यही है बेंगलोर। सर देखा, कह रहा था मैंने, देखा है इसको, उसमें है ही नहीं, उसके सामने बहुत दूर है काकीनाडा और पांडिचेरी, जो आपके आंध्र प्रदेश से निकल चुकी है, ये देखा मैप में। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ फिर। यस सर। ठीक है, देखिए मैंने कहीं इसको सेव किया है, और जैसे ये लोकेशन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार चेक कर लूँ इससे। काकीनाडा कहाँ पर है उसको देखेंगे, और क्योंकि बाकी जो लोकेशन तो नहीं है इतना, बेंगलोर बहुत पीछे है, बेंगलोर बहुत पीछे है। सर चेन्नई और वाराणसी को देख लीजिए ऑप्शन थोड़ा सा। अरे भाई बनारसी बहुत अलग है, देखो ये बनारसी देख लेते हैं, चलिए पहले। ये देखो काकीनाडा आपको दिख रहा है, काकीनाडा ये लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन है। अगर नया मैप हम देखेंगे आईएसटी का, उसमें भी आपको समझ में आएगा कि आईएसटी कहाँ से ये है। तो अगर उस तरह से भी देखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लोकेशन हम देखेंगे, थोड़ा इसका कोई भी ऐसा बड़ा मैप हो जो आपको थोड़ा क्लियर कर दे। हाँ, ये थोड़ा क्लियर करेगा, ठीक है। आप लोग एटलस, इसको एटलस से भी देख सकते हो वैसे, है ना। और इसमें ये हो गया यहाँ से, और बनारस का एक बार लोकेशन देखिए, ये है। और काकीनाडा को बनारस से लगाएंगे तो क्या हो सकता है, तो बनारस और काकीनाडा एक साथ में है नहीं, ठीक है। और इसमें पांडिचेरी को देखना है, उसमें ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं क्या है, तब हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए इसमें ऑप्शन को देखिए क्या क्या है। बेंगलुरु साथ में है, नहीं हो सकता। चेन्नई है साथ में, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें डी में है पांडिचेरी और बनारस और काकीनाडा, दो में एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये सी है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर अपने एड्रेस से भी सर्च कर सकते हो, उसमें कोई बहुत डिस्प्यूट नहीं है। क्योंकि जो बेंगलुरु है वो काफी पीछे है, बेंगलुरु वाला तो बेंगलुरु, चेन्नई और आपका ये काकीनाडा, काकीनाडा तो हो सकता है सर, मगर चेन्नई और पुडुचेरी नहीं है इसमें, और ना ही बंगलौर है। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो ऑप्शन ही ऐसे बने हैं ना इसके, इसीलिए तो, ठीक है। अप्रोक्स वाला क्वेश्चन पकड़ना, सीधे अप्रोक्स वाला सी करेक्ट है इसमें। फिर ये क्वेश्चन देखिए 56, द सेमी evergreen forest are found in less rainy part of this region। यानी जो अर्ध सदाबहार वन है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, तो ये बात सही है, ये सेंटेंस सही है।
फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, सच फॉरेस्ट हैव द मैक्सिमम एवरग्रीन मोस्ट डिसीज फॉरेस्ट, और इस तरह के सदाबहार वन और नम पर्णपाती वनों का मिश्रण होते हैं, ये बात भी सही है। और ये यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं और डिसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं। और उसके बाद इसमें और द अंडरग्राउंड क्लिम्बर प्रोवाइड द एवरग्रीन, ऊंचे पर्वतीय जंगलों में सदाबहार वन, ठीक है। तो जो ऊंचे पर्वतारोही क्षेत्रों में इसमें तीनों सही है, ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3। देखो इसमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल इंडिया में पता कौन सा है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको 2 जगह ऐसा फॉरेस्ट मिलता है, 2 जगह सेमी एरिड एवरग्रीन। फर्स्ट एरिया है आपका जो बांसवाड़ा भीलवाड़ा, और दूसरा एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खासकर अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा। उस एरिया में भी सेमी एरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ये जो रीजन है भीलवाड़ा बांसवाड़ा, जो अरावली का एंट्री पॉइंट है साउथ से, उस रीजन में है ना, तो ये है। सर इसका थर्ड देख लीजिए, ऊंचे पर्वतारोही वाला, मुझे सगत लग रहा था ये। ऊंचे पर्वतारोही में सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है जो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। जैसे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो माउंटेन रीजन है उसमें भी सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जैसे देवदार पेड़ है वो भी अपनी पत्तियां नहीं गिराता है। पत्तियां ना गिराने का रीजन ये है कि वो वाटर को अपने में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए। तो माउंटेन रीजन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 57 को देखिए, ये तो खैर पता ही होगा, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या है। सी सर, सी है इसका आंसर, 57। 57 ये बहुत दिक्कत करता है पीपीटी चलाने में, इसलिए अगला टेस्ट हमने उस पे बनाया है एमएस ऑफिस में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। खैर ये देख लीजिए इसमें, हाँ इसमें देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है कि भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है ना। तो पहली बात, जहां जहां बिहार है उसको काट दीजिए, ठीक है। जहां भी आपको बिहार दिखाई देता है उसको हटा दीजिए, क्योंकि बिहार की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे भूटान की बात हो रही है तो भूटान बिहार नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सीधे आपका क्वेश्चन आ जाएगा सी। तो कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो इस तरह से जल्दी आ जाएंगे आपके पास। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। सर इसका भी सी होगा। सी होगा। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो है 21.05%, लक्षद्वीप इज 0%, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव 86.93%। तो ये बहुत ही अलग सी बात है कि लक्षद्वीप में 0% फॉरेस्ट है और अंडमान निकोबार में 86% है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है सीधे सीधे। तो 2 चीजें यहाँ पे समझना है आपको। पहला तो ये समझना है कि ये जो रीजन है वो कितना 21.05 है। उसके बाद लक्षद्वीप है वो 0% है और यहाँ सबसे ज्यादा है। हाँ बताएं। 58 का सर होगा सी। अमरकंटक ए। 58 का सी, 58 का सी है गुड्डू, दोनों सही हैं। यस। हाँ इसमें आपको रटना है, कुछ समझना नहीं है ना। सर लक्षद्वीप में 0 इसलिए है क्योंकि वहाँ आपके उस कोरल लीफ से बना हुआ है ना सर, इसलिए वहाँ पे ज्यादा वन नहीं है वहाँ पे लक्षद्वीप में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे 0% मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 0% होगा।
वहां पे वेजिटेशन तो है। मैंग्रोव बन पाए जाते हैं ज्यादातर। भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। अमरकंटक ए। अमरकंटक है, ठीक है। इसमें एक बंगाल की खाड़ी में गिरती, दूसरी अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, बताएं। गंगा सर। कौन सी? तो सोन नदी गंगा में मिल जाती है सर वो। बंगाल की सोन। खाड़ी में गिरने वाली नदी है सोन, और इधर जो गिरने वाली नदी है वो है नर्मदा। तो ध्यान रखना, यस सर, इधर जो नदी जा रही है, यानी इस तरफ जो नदी जा रही है ये सोन है, इधर जो आ रही है वो नर्मदा है। और तो ये था आपका। अब ये बताएं, जो चंदन है वो क्या है? पर्णपाती वन। सैंडलवुड इज ए डिसीडियस फॉरेस्ट, डेल्टाइट फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट? पर्णपाती वन, ठीक है। डिसीडियस। डिसीडियस फॉरेस्ट। और ये बताइए, तो खैर पता ही होगा 61 का। बताओ अल्ताफ, मैंने आपको डिस्कस किया था ये एनसीईआरटी क्लास में। डी। हाँ डी, ठीक है, दिल्ली है। तो दिल्ली में नहीं पड़ता सनसाइन। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली इसका राइट आंसर है। सर दिल्ली में सर धूप नहीं पड़ता है सर, सूर्य असर नहीं पड़ता है सर। गुड्डू, धूप की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर बात हो रही है कि सीधी, मतलब एक तरह से सनसाइन डायरेक्टली ओवरहेड। मतलब कभी भी जैसे बेंगलुरु में सूर्य एकदम 90 डिग्री होगा बेंगलुरु में, ठीक है, और मुंबई में भी होगा, विशाखापट्टनम में भी होगा, मगर दिल्ली में नहीं होगा। इसका सर इसको एक मतलब, बार मैप समझा दो। हाँ, सब बोर्ड पे समझा दो इसको, बोर्ड पे कैसे होगा ये। क्योंकि समझा दीजिए सर एक बार। ये देखो, जैसे ये देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाता है, और सूर्य यहीं से वापस हो जाता है, ठीक है गुड्डू। यहाँ से यहाँ तक सूर्य जाता है और यहीं से वापस हो जाता है। मगर दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी इस लाइन के इधर कभी भी सूर्य 90 डिग्री नहीं होता, यानी लंबवत नहीं होता है। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी हो, सूर्य 90 डिग्री होगा। वो क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री होगा, तो यहीं से वापस हो जाएगा 21 जून के बाद। तो कभी भी इस रीजन में कभी सूर्य 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ गुड्डू? यस सर। हाँ, तो ये था। और चलो ये भी बता दीजिए 62। सी, भूटान। अब देखो इसमें क्या है ना, इसे पूछा है कौन सा स्टेट है जो अरुणाचल से कॉमन बॉर्डर नहीं रखता है। आपको पता है अरुणाचल से बांग्लादेश नहीं रखता है ना? हाँ, तो जहां जहां पर बांग्लादेश है उसको काट दीजिए। अरुणाचल से बांग्लादेश की बाउंड्री नहीं मिलती है, आपको पता है। देखो कैसे नहीं मिलती है मैं बताता हूं आपको। जैसे ये है, ये बांग्लादेश है ना, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश है। असम पड़ जाता है बीच में, इसलिए हाँ, नहीं बढ़ती इसकी। तो इसलिए जो है ये वाला रीजन है, ये है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला रीजन। और बांग्लादेश है यहाँ पर है ना, तो बांग्लादेश में नहीं पड़ता है। तो जहां जहां पर बांग्लादेश, तो ये है नागालैंड है, ये म्यांमार है, और ये असम वाला एरिया है, और ये भूटान है। तो भूटान की सीमा लगती है, चाइना की सीमा लगती है, और म्यांमार की सीमा लगती है, बंगाल की नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसे बहुत आसान, मतलब तुरंत करने का तरीका यही है। तुरंत जा देखो, अच्छा इससे नहीं है, वो जहां दिखाई दे तुरंत उसको हटाते चले जाओ, तुरंत हटाते चले जाओ, ठीक है, सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे आप। ये बताइए। आंसर सर बी होगा। इसका आंसर सर बी होगा। अरे यार, इतना डेट क्यों बोलते हो? क्या? हाँ,
सर इसका ए होगा पहला वाला सही। गुड्डू पीछे ले जाना चाह रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं। गुड्डू इसका आंसर होगा सी। नहीं, हमें वो कंफ्यूज कर देते यार ये। सर सी ही रहेगा, बांग्लादेश डी में था। हाँ गुड्डू जल्दी बोल दिया करो, सोचा मत करो, वरना क्वेश्चन वापस करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या था हम लोगों का? 63। हाँ 63। क्वेश्चन जब करते हैं तो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, बताइए इसका ए सर ए include the crop produce as well as the rising livestock practice mainly in मिश्रित कृषि कहां पर की जाती है? देखो क्या होता है, ठीक है, इसमें जो मेनली जो वर्ड आया है ये थोड़ा सा अलग है। जो मिश्रित कृषि हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है ना। ऐसा मुख्य रूप से दिया ना, इसलिए गलत हो गया। ऊपर से हिमालय में नहीं की जाती, पहाड़ों क्षेत्र में। देखिए मिश्रित जो मिक्स एग्रीकल्चर है उसका पर्पस आपने देखा होगा कि पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है। जैसे आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर को, यहाँ पर लोग जानवर ज्यादा पालते हैं, है ना। जैसे भेड़ है, बकरी है, ये सब जानवर बहुत होते हैं। अगर आप देखोगे माउंटेन एरिया में, तो माउंटेन में एग्रीकल्चर से ज्यादा वो लोग, ठीक है, वो लाइव स्टॉक करते हैं, यानी पशुओं को वो ज्यादा पालते हैं। आपने देखा भी होगा पहाड़ी क्षेत्रों में पशु ज्यादा पाले जाते हैं, खासकर जो ऐसे पशु जो छोटे जानवर होते हैं, खासकर बकरी है, भेड़ है, इस तरह से। और पश्मीना तो आप जानते ही हो। जितने आप जम्मू कश्मीर को याद कीजिए, हिमाचल को याद कीजिए, आपको एक ही से समझ में आएगी। ज्यादातर जो पुअर पॉपुलेशन है उनका एनिमल हस्बेंड्री मेन पेशा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ए, लेकिन मुख्य नहीं है। ये सब मुख्य नहीं है उनका। हाँ, निम्नलिखित राज्यों में which of the following states receive rainfall due to the western disturbance? पंजाब। ठीक है, पंजाब बी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, कि वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो रेनफॉल होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है, और ये नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और ये जो रेनफॉल है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, और ये पूरे सीजन का, पूरे ईयर का जो रेनफॉल है वो 10% होता है, 90% अदर रीजन में होता है। तो ध्यान रखना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर से मार्च है, नॉर्थ इंडिया में है, और ये वेस्टर्न से शुरू होता है, मतलब पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो सर क्या है सर? यानी 10% सर क्या है? मतलब जो पूरी साल की जो वर्षा होती है ना, उसका 10% होता है इस मौसम में। राइट सर। हाँ, तो ये है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतने से आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, इतने से पक्का। अब बताइए 65, क्वेश्चन नंबर 65 एलिनो के बारे में। यस सब बी, ओनली सेकंड। produce a change of opposite direction, global temperature, precipitation pattern, increase water temperature in the Gulf of Mexico। इसमें देखिए, आपको एल नीनो के बारे में थोड़ा सा बता दें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। तो एल नीनो जो है वो एल नीनो है वो एक वार्म करंट है। ठीक है, वार्म ओशियन करंट, नॉर्मली भाषा में इसको यही बोलते हैं, वार्म ओशियन करंट। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है कोस्ट ऑफ पेरू। हाँ, है ना, कोस्ट ऑफ पेरू, यानी पेरू के तट पे होता है हर 4 या 5 साल में।
है ना। इससे क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में ठीक है। तो हमने अभी क्या बोला कि एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है। ये गर्म जलधारा है, कहाँ पे इसका जन्म होता है, पेरू के तट पे होता है, और पेरू दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, और ये हर 4 या 5 साल में होता है, और जिसका प्रभाव ये होता है कि उस एरिया में बारिश कम हो जाती है, उस रीजन में बारिश कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था एल नीनो। तो आई थिंक जो जितनी इंफॉर्मेशन हमने दी है उतने से क्वेश्चन निकल आएगा आपका, ठीक है। पहली बात है अकरिंग प्रेसिस द पैटर्न ऑफ 10 ईयर। तो पहली बात है कि ये 10 साल में नहीं होता है ना। तो पहला सेंटेंस इसमें गलत है, 4 या 5 साल में होता है, बस सीधा क्वेश्चन आ जाए इसमें। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इतनी इंफॉर्मेशन है, उससे ही आपको निकल आ गया यहां से। अब इसको आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये सबको लगेगा, आपको क्या कि ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है कि भाई देखो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। अगर आपको ये पता है कि 10 साल में नहीं आता है, 4 से 5 साल में आता है, तो इस इजिली आप जैसे इसको गलत करोगे वैसे ही आपको समझ में आएगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। सीधे आपका बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो यहाँ नो सर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देख सकते हो इसको, तो है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 66, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? सर डी आंसर है इसका, उपयुक्त में से कोई भी सही परिभाषित नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है, समझते हैं? बताएं। यस बताएं रचना जी, अल्ताफ, नाजुका, क्या आंसर होगा इसका? अरे ए। देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब है कि व्हाट इज द कैपेसिटी टू ट्रैप द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है। तो इसमें यही तो कह रहा है वो, हाउ मच हीट ग्रीन हाउस गैस ट्रैप इन एटमॉस्फेयर, कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं कितना जो टेम्परेचर को ट्रैप करती हैं। हाउ मच हीट ग्रीन हाउस गैस ट्रैप, यानी जो हीट है वो कितनी ट्रैप हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यही है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना आप लोग, सब लोग वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को जाल को बहुत गर्म करें। हिंदी थोड़ा हो गया गड़बड़, ठीक है, हिंदी पे ना जाएं, हिंदी थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो हाउ मच हीट ग्रीन हाउस गैस ट्रैप इन एटमॉस्फेयर, यानी कितनी कैपेसिटी है कि जो एटमॉस्फेयर हीट को अपने में ट्रैप करने का, है ना। जैसे कहते हैं ना कि हीट पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस समय होता है इंडिया में, तो हीट पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी को पानी ही रख सकता है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। सर इसका आंसर क्या होगा? ए। एक बार देख लेना क्षमता, उसमें पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो यस सर। और सर इसका तो डी है, इसका डी है, सभी सही पंजाब है ना। यस सर, सभी सही है इसके। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है कि बारी दोआब, बिस्ट दोआब, रेचना दोआब और चार्ज दोआब, तो ये वो आ जाते हैं, बाद मैचिंग वर्ड में आ जाते हैं पीसीएस वाले एग्जाम में। तो ये याद रखना। द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का एरिया, है ना। द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का एरिया।
जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे यूपी है, तो यूपी किसके द्वाब में है? गंगा द्वाब में, गंगा नदी के आसपास का एरिया, नदी के आसपास का एरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये बताइए 68। डी, भितकर्णिका मैंग्रोव वन। हाँ, सर उसका आंसर क्या था? इसका डी है, सभी सही है। ओके। ये रटने वाला क्वेश्चन है, बस समझने वाला ये है कि द्वाब क्या होता है। तो द्वाब वो एरिया होता है जो किसी नदी, दो नदियों के बीच का एरिया होता है। हम ये भी कह सकते हैं किसी नदी के द्वारा बनाया गया एरिया, उसको हम द्वाब कहते हैं। बाकी तो रटने की चीजें कुछ नहीं, नाम है। और ये द्वाब एरिया होता है बड़ा ही एग्रीकल्चर और मतलब अच्छे एरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो है, हाँ 68 का तो आंसर हो गया था, भीतर कनिका था। भितकर्णिका है सर ये। यस हाँ, सर। है ना, भीतर कनिका है। 68 का सर बी। 68 का है गुड्डू बी, यानी भीतर कनिका। यस सर। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव, हाँ बोलो। ठीक है, हम बता रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है भीतन कनिका में, उसके बाद है गुजरात में, कच्छ, मतलब जो जो गुजरात का एरिया है, कच्छ का एरिया वहां पर है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, ज्यादातर लोग समझते हैं गुजरात है, तो ये भारत का सेकंड सबसे बड़ा मैंग्रोव है। और उसके बाद हम बात करते हैं 68 के बाद 69, रेड लाइट, हाँ रेड लेटराइट, सर डी होगा इसका। रेड लेटराइट soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are the more suitable for tree crop like chestnut. Laterite soil are widely cut as a brick. Use the सर डी। हाँ, नाइदर फर्स्ट एंड वन अच्छा, और टू। लेटराइट सॉइल का किसमें यूज होता है फिर? देखो, पहली बात है आपको ये याद रखना है कि जो लेटराइट और रेड लेटराइट सॉइल है, वो रीजन यही है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, इसमें तमिलनाडु भी है। अगर देखो, अगर सीधे सीधे हम सर कर्नाटका दिया हुआ है ना आपका, काजू वाला रीजन, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। ये गलत होगा ना पहला पॉइंट। ये एक चीज समझिए आप, इसमें ये भी दिया हुआ है रेड और लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो कुछ कर्नाटका के कुछ एरिया ऐसे हैं ईस्टर्न साइड में जहाँ काजू होते हैं, है ना। क्यों, कोई है उधर साइड का बता सकता है कर्नाटका में काजू होते हैं कि नहीं? सर आपने इंग्लिश में रेड लेटराइट सॉइल लिखा है, हिंदी में ओनली लेटराइट मिट्टी लिखा है ना खाली। अच्छा, ये हो गया गलत। चलिए कोई नहीं, हमने कहा नहीं कि जब आप इधर देखा करें ना, इधर जरूर देख लें। तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। और जो लेटराइट सॉइल है उसका सबसे ज्यादा, मैंने कई बार जब आप लोगों की एनसीईआरटी क्लास हुई थी तो मैंने डिस्कस भी किया था कि लेटराइट सॉइल इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक बनाने में काम आता है। ये हमने डिस्कस किया था आपका एनसीईआरटी में। सर काजू होता है कर्नाटक में सर? हाँ हाँ होता है। अब देखो समझना, मेरी बात समझिए आप। अब मान लीजिए एक एरिया है तमिलनाडु और कर्नाटका, सपोज कीजिए, है ना, केरला है। तो तमिलनाडु केरला क्या लगता है आपको? अगर तमिलनाडु में होगा तो केरला में नहीं होगा, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जस्ट अपने ये क्या है, क्लाइमेट कंडीशन है, तो एकदम थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो जो क्रॉप बिहार में होती है वो ईस्टर्न यूपी में भी होती है ना। जो क्रॉप वेस्ट बंगाल में होती है वो बिहार में भी होती है, और जो क्रॉप जम्मू कश्मीर में होती है वो लद्दाख में भी होती है, और जो लद्दाख में भी होती है वो उत्तराखंड में भी होती है। तो जो कनेक्टिंग एरिया होते हैं उनमें ऐसे बाउंड्री नहीं होती है। लेकिन ध्यान समझना है कि मेजर नहीं होता है वो,
और नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन करिए, ये बताइए, ये तो खैर अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी हमने करवाया है। सलाइन सॉइल कंटेन द लार्जर proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are in unfertile. इसका ए होना चाहिए 1। इसका ए ओनली 1। बताओ अल्ताफ क्या आंसर होगा? सर यही होगा। और कोई? नाजुका क्या आंसर होगा? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि आपको मैंने एनसीईआरटी में करवाया है। देखिए हमने आपको बताया था, ध्यान रखना है कि सेलाइन सॉइल यानी जो लवणीय मृदा है, एक आपको पता है कि सोडियम होता है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। हमने एक आपको टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हम सेलाइन सॉइल डिस्कस करे थे, हमने कहा कि पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इनमें सेलाइन सॉइल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका रीजन हमने बताया था कि जब किसी भी सॉइल को हम ओवर इरिगेट करते हैं, है ना, तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है। हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कोई खेत है और किसी खेत में पानी भरा रहता है, तो जहां पर पानी भरा रहता है वहां की जो सॉइल है वो बड़ी फिसलन वाली हो जाती है, और वहां की जो सॉइल है वो जहाँ वहां क्रॉप है वो बाकी, हमने आपको इस तरह से एग्जांपल दिया था कि जैसे ये खेत है, एक कोना खेत का है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ पर जो फसल होगी ना वो बाकी खेत के अलावा छोटी होगी। और हमने ये भी बताया था, आप अपने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो ये ध्यान रखना है कि ये तभी होता है जब वाटर का सही प्रॉपर पासिंग नहीं होता है, पानी भरा रहता है, ठीक है। अगर वो पानी निकल जाएगा तो प्रॉब्लम ये नहीं होगी। हमने एक वर्ड यूज किया था वहां पे इंग्लिश में, लीचिंग वर्ड। लीचिंग का मतलब यही होता है कि जैसे ये है, अगर ये और ये इसमें पानी आप भर दोगे, लीचिंग को हिंदी में कहते हैं प्रक्षालन, शायद जहां तक है मुझे, प्रक्षालन है ना, हिंदी में यही वर्ड है। तो अगर इसको हम पानी में भर देंगे तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा लीचिंग। तो इस लीचिंग के प्रोसेस से जो सोडियम है या जो पोटेशियम है, जो मिनरल्स हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं लीचिंग। और ये तभी होता है जब पानी इसमें भरा रहता है, पानी निकल नहीं पाता, यानी एक अच्छा सिस्टम नहीं होता पानी की निकलने। हाँ, हमने ये भी बोला था कि इसका कुछ एक ट्रीटमेंट भी है। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका? जिप्सम मिलाना सर इसमें। यस, यूज फॉर जिप्सम। इसके लिए जिप्सम का यूज ऑफ जिप्सम, इसके लिए जिप्सम का यूज करते हैं, और वो जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है। तो इसका मतलब समझ गए? तो इतना सारा आपको समझाना पड़ा क्वेश्चन हमने, इसलिए मैंने अल्ताफ और नाजुका आपसे पूछा था कि आप एनसीईआरटी कर रहे हो, तो आपको मैंने ये बेसिक, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो अच्छा मतलब जल निकासी नहीं होती है, तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। तो शायद अब आप समझ गए होगे, आगे नहीं भूलोगे कैसे होता है। यस गुड्डू। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने बोला था क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था जो आपको दिमाग लगाना था। और नेक्स्ट देखिए इसमें, बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए, earthquake and volcanic eruption that cause the sea floor to move सर केवल result in the sudden displacement of ocean water in high vertical waves are called tsunami. बताएं सर। इसका ए होगा जहां तक है। ये होगा, समुद्र में लहर की गति पानी की गहराई पर निर्भर करती है। सही सेंटेंस गलत होगा ना, गहराई से क्या मतलब है उसका? Speed of wave in oceanic region depend upon the depth of water. बता सकते हैं?
सुनामी। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ वाटर है, जो पानी का जो मूवमेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो जो वॉल्केनो है या जो अर्थक्वेक है वो कितना ज्यादा एनर्जी वाला है। ठीक है, तो जो डेप्थ जो है वो डेप्थ स्पीड डिसाइड नहीं करता। हमने आपको ध्यान दिया होगा, हमने एक डायग्राम बनाया था आपको जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था आपके लिए। हमने कहा था कि इस तरह से हमने एक मैप बनाया था, इस तरह से। ठीक है, हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो बढ़ती है और जो स्पीड है वो कम होती है, याद होगा, है ना। हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है, जैसे हम कोस्टल एरिया की ओर जाएंगे स्पीड स्लो होती है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस सही है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे इस एरिया को देखिए, इस एरिया को देखिए, यहाँ गहराई ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति कम है। यहाँ गहराई कम है तो यहाँ आवृत्ति ज्यादा है। हमने जब सुनामी डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस जब टकराती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी जितना उसके पास निकलता टकराने से बढ़ती क्या है, वो बढ़ती है जैसे एरिया कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, है ना। एरिया कम होने का मतलब यही है कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। इसकी गति समुद्र की गहराई पर निर्भर नहीं करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सर उसका यही होगा ना 71 वाले का। 72 अभी देखते हैं। इसका ए गोदावरी नदी, महाराष्ट्र से निकलने कर्नाटक। ठीक है, इंडियन रिवर ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र एंड फ्लो थ्रू द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश डेल्टा। तो मुझे लगता है जो महाराष्ट्र से निकलती है एक ही नदी है इसमें, गोदावरी, है ना। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, तो गोदावरी है। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसको, और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो गंगा से पहले है, बहुत पहले है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 73। Which among the following about the Himalaya? इसका बी करेक्ट है 1 2 3। हाँ, most of river are perennial in nature, बारहमासी है। ठीक है, और आंसर क्या होगा सर? देखिए पहली बात, अब क्या होगा सोचिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। हिमालय की ड्रेनिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, तो ये नदियां बारहमासी तो है, ये बात तो सही है ना। अधिकांश नदियां सेडिमेंट लेके आती है, ये बात भी सही है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस सभी लाती है सेडिमेंट। अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि जो नदियां हिमालय से पहले हो, ऐसा नहीं है। अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती नहीं है। तो पूर्ववर्ती नदियों का मतलब यही होता है कि वो नदियां पहले हों। तो राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस किया नदियों के बारे में, तो सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं इस ए में? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये किसी ने ढूंढा था, सर्च किया था? नहीं, बी सर इसका देवरिया ताल टेहरी। देवरिया ताल टेहरी ये कहां पर है? सही गलत है, मगर इसका ये यहाँ का नहीं है। ये जो है देवप्रयाग में है। ठीक है, ये देवप्रयाग में है, देवप्रयाग में है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है इसमें 75। इसका बी चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान में पर्यावरण संरक्षण विधियां। Which of the following significance acts to conservation? Acts to conservation.
कहीं और ले जाके उसका संरक्षण करना है, जैसे जू है, उद्यान है, हाँ अब तो रिसर्च सेंटर क्या है इसका? बी कंजर्वेशन सर मेथड प्रैक्टिस जो सीटीयू का क्या मतलब, है, सीटीयू का मतलब क्या हुआ सर, तनिक एक बार समझा दीजिए सर। एक्सिटू जो है वो, एक्सिटू जो वर्ड है इसको समझिए। एक्सिटू का मतलब होता है दैट इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन, है ना, टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी इसमें जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। गुड्डू समझो कि जैसे कोई हिरन को बचाना है या शेर को बचाना है, किसी को बचाना है, तो एक तरह से ये जैव विविधता को बचाने के लिए होता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक एक्स सिटू होता है, एक इन सिटू होता है, ठीक है। एक्स सिटू का मतलब होता है जब जिस एरिया में वो रह रहा है उस एरिया से हटाकर कहीं और उसका संरक्षण किया जाए। एक्स सिटू मतलब जन्म स्थान से अलग, ठीक है, जन्म स्थान से दूर, मतलब जहां वो पैदा हुआ है वहां नहीं करना है, उसको हटा के कहीं और करना है। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जहां उसका जन्म हुआ है, जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो रहता है, ठीक है। तो ये है, तो वही इसमें पूछा है इन्होंने है सर। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी, कंजर्वेशन ऑफ मैथड प्रैक्टिस इन जू एंड बोटैनिकल गार्डन। तो चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, अच्छा बोटैनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान बोला हिंदी में, ठीक है। तो ये है, तो ये ध्यान रखना इसमें बी है ऑप्शन में। और हम जब भी इन्वायरमेंट कराते हैं तो ये अक्सर टॉपिक आता ही है। और नेक्स्ट है इसमें 76 बताएं। ये देखो सर, उसका डी होगा, नॉट सर ये G7 क्या है? G7 ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्री, अभी मैंने कुछ दिन सर एक बार बता दीजिए। करंट अफेयर्स में करवाया था नैना। G7 जो है वो डेवलप कंट्री का ग्रुप है जिसमें यूएसए, ब्रिटेन और मतलब जापान और पहले रशिया भी था, तो 7 मेंबर, 8 थे पहले, G8 इसको कहते हैं, है ना। सर तो इसमें रशिया था ना पहले, वो हट गया अब। हाँ वो हट गया, तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। सर सर इसका राइट आंसर डी होगा। ओनली वन, डी इसलिए क्यों होगा भाई, इसका एक निश्चित संविधान मुख्यालय नहीं है। सर ये औपचारिक लिखा है जो कि अनौपचारिक है। एक मिनट, फॉर्मल इनफॉर्मल, देखो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, हिंदी में समझिए फॉर्मल। हमने क्या बोला था, G7 इज ए इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप, ये एक अंतः सरकारी संस्था है। तो सरकारी संस्था तो अब तो ये औपचारिक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, ऑफिशियल तो है ही नहीं है। हाँ बट इसका एक कोई नियम नहीं है, कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जिसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, मतलब इनफॉर्मल होता है कि मतलब औपचारिक नहीं है, गैर औपचारिक है। यानी इसमें जैसे जैसे इंडिया के अंबानी शामिल हों, है ना, और यूके के कोई बिजनेसमैन शामिल हों, या कोई और शामिल हो, यानी प्राइवेट लोगों का एक ग्रुप हो वर्ल्ड लेवल पर, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो फॉर्मल है, ठीक है। तो ये एक सही है, ठीक है रचना जी, समझ में आया, क्लियर हुआ है बात। मन सही है सर। ए सही है, ए औपचारिक। ये सही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर वैसे, G7 का? अरे पढ़ो तो सही भाई, इसने पूछा है नॉट हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिक्स हेडक्वार्टर, कोई मुख्यालय नहीं है। ये पूछा है कौन सा सही है, तो ये सेंटेंस तो सही है ना, मुख्यालय नहीं है, है ना। सौरभ क्या डाउट है, तुम बताओ क्या दिक्कत हो रही है। मुख्यालय है नहीं, ये लिखा है उसमें,
है ना, थोड़ी भाषा उन्होंने घुमा दी और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए सैनिटेशन चेंबर। सर बी है। यस, गुड, तो DRDO। इसका बी, हाँ, अच्छा अनुसंधान विकास संस्थान, हाँ, ये DRDO। DRDO ने इसको डेवलप किया है। और इसमें थोड़ा हिंदी में ये दिक्कत हुई थी, ग्लोबल, इसमें हिंदी में तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे। इंग्लिश में समझिएगा कि अभी इंडिया हाल में एक मल्टी इंटरनेशनल मल्टी स्टॉक होल्डर मेंबर बना है। तो वो बना है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए ऑप्शन में। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ है कि इसमें नंबर गलत, इसका नंबरिंग गलत हो गई है। तो इसका ए होगा ग्लोबल पार्टनरशिप। हाँ, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो कभी आपको लगा करें कि हिंदी इंग्लिश एक बार जरूर देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 879। खैर ये तो पता होगा आपको सबको। गुड्डू क्या आंसर है बताओ? लद्दाख। लद्दाख सर। हाँ, गलवान वैली जो है लद्दाख में, ये बहुत न्यूज में था अभी। और उसमें 20 जवान शहीद हुआ था सर। हाँ हाँ बिल्कुल शहीद हुए थे 20 जवान। तो अब इसमें देखिए 80 का क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ए 5,000 crore dedicated to program create the job opportunity for million migrant worker who returned home during the lockdown imposed due to the COVID-19। तो ये दोनों सेंटेंस सही है इसमें। सी। हाँ, सी है इसमें, दोनों सही है। बिहार के खगड़िया से इसका संबंध है, खगड़िया जिला बिहार में है। गुड्डू तुम्हारे यहाँ से कितना दूर है खगड़िया? वहां से खगड़िया यही मानिए सर 85 किलोमीटर है सर, 85। ठीक है, उधर जाना नहीं है कभी? नहीं सर, गए हुए एग्जाम देने सर। अच्छा, गए हुए। हमने सुना है कि यहाँ पे पकड़ुआ ब्याह होता है, ऐसा है क्या? हाँ सर, राइट सर, राइट। पकड़ुआ ब्याह होता है, मतलब शादी, अगर तुम गए तो शादी में गए तो वही शादी हो सकती है खगड़िया में। मैंने सुना है, जो बिहार के लड़के थे बता देते मुझे, तो खगड़िया नाम देखा मुझे तो वो याद आ गया। इंडिया में बहुत कुछ है देखने लायक। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ये भी जस्ट कुछ दिन पहले हमने करवाया था, है ना। इट इज ए प्लेटफॉर्म दैट एम टू एम्पावर द यंग स्टूडेंट ऑफ इंडिया विद रेलिवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सेट टू मेक देम डिजिटली रेडी टू फॉर फ्यूचर। तो ये भी सेंटेंस सही है, और हमने ये भी करवाया था, है ना। हाँ, दोनों सही है इसमें। एक बार ना ये जो है सर, हाँ सी हाँ। अब आपको करना क्या है सर 80 का क्या होगा? कौन सा? 80। 80 का, अब दोनों सही है, खगड़िया जिला भी ठीक है। तो ये था। अब 82, ये तो खैर पता होगा जहां तक है। मेरापी माउंटेन कहां पर है? 81 का बता दो। कौन सा? 81। 81 का सी है, दोनों सही है। ओके सर। 81 में क्या करना है आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को देखना है कि है क्या ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरापी, इंडोनेशिया बी। हाँ, ये क्यों क्वेश्चन बनाइए। ये इंडोनेशिया का एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का एक्टिव वॉल्केनो माउंट मेरापी। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन बनाया है। इसमें एक्टिव हुआ था ये लास्ट ईयर। ये हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आप खुद बताइए। मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, बहुत, दैट इज वेरी वेरी रिसेंटली। बताएं सर ए ओनली वन। ओनली वन, देख लीजिए फिर से चेक सी है सर, सी।
NCPOR, इसका क्या हेडक्वार्टर रसिया में है? नो सर। है ना, हमने बताया था गोवा में है ना, मैंने गोवा आपको में। गोवा में लिखाया था, यहाँ लिखा हुआ है। सर इसका डी होगा ना केवल दूसरा? हाँ, तो एक तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा है इट इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दैट इज अंडर द अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अर्थ साइंस में है। ठीक है, साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग है, अर्थ एंड साइंस अलग है। एक बार देख लेना, आप लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये डी होगा सर। हाँ, डी है। चलिए, विच फंड हैज बीन मेड और ऑफ, क्या होगा उसका? ओनली सेकंड आपने आंसर नहीं बताया। डी बताया था, 83 डी 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 डी। वो अर्थ साइंस के अंडर में है, साइंस एंड टेक के अंडर में नहीं है। हमने जब क्वेश्चन करवाया था आपको, अच्छा अभी 2-3 दिन पहले करवाया NCPOR, और 2 बार करवाया, एक बार भी नहीं। विच फंड हैज बीन मेड ओपन टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री? सर ए होगा। राष्ट्रीय आपदा। ये है PM केयर फंड। बी है सर इसका, PM के फंड। अब देखो ये ओपन है, देखो पहली बात समझिएगा कि जो डिजास्टर रिलेटेड है वो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों करेगा, पहली बात है ना। अगर डिजास्टर रिलेटेड कोई फंड है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं करेगा। अब इसमें 2 चीज आपको याद रखना है कि जो PM केयर फंड है वो किसने बनाया है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन कंट्रीब्यूशन कर सकता है? इंडिविजुअल भी कर सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, यानी कोई आम आदमी भी कर सकता है और कोई संस्था भी कर सकती है। अभी ये न्यूज में आया था क्योंकि RTI से लोगों ने पूछा था कि ये क्या है, मतलब कितना आया, कुछ बताया नहीं है। तो LOC के बारे में, LAC के बारे में बताएं। Statement with the respect line of actual control and line of control. LAC is a only concept, is not agreed upon by 2 country. ये बात सही है। Neither deadline or map demarcated on the ground. जो LAC है वो कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। ऑफिशियली अनाउंस इज ओनली मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ऑफिशियली अनाउंस हुई है, तो पहला सेंटेंस सही है। LOC इज है ना, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑन ए मैप साइंड बाय बोथ आर्मीज, हैज इंटरनेशनल सेंसिटिविटी ऑफ द लीगल एग्रीमेंट। ऐसा भी तो LOC तो खैर LOC भी नहीं हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं इस पे हुआ था। मेरी बात समझिए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ऑफिशियली एक लाइन खींची गई है, दैट इज द मैकमोहन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एंड इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज द रेड क्लिफ लाइन। तो LOC लाइन है वो कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लाइन का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ से जा रहे थे, उन लोगों ने जो डिसाइड किया था वो ऑफिशियल था। उसके बाद जो LAC हुआ है या जो LOC हुआ है, ये ऑफिशियल नहीं है। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये है इस डिक्लाइन नहीं, इस ओनली वन, केवल एक आंसर है, ठीक है, केवल इसका 1 है, केवल 1 है। पहली बात, आर्मी कोई, आपको लगता है कि आर्मी किसी बाउंड्री पे साइन करती है कभी, है ना? आर्मी तो नहीं करती ना। आर्मी कौन होते हैं?
ठीक है, तो ऐसे ही गलत हो गया ये। तो कुछ चीजें मिल जाती हैं हमें, बस थोड़ा सा धैर्य से क्वेश्चन को बिना डरे देखना है, डरना नहीं है। डर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 86 भी होगा स्मार्ट सिटीज मिशन। हाँ, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। तो ये एक तरह से एक ये एक इनिशिएटिव है। तो ये स्मार्ट सिटीज के लिए किया गया है। थोड़ा इसके बारे में देख लेना, आगे पढ़ भी लेना। और 87 इसमें तीनों सही हैं, क्या हैं बताएं? बोले बोले बोले। सर डी, सर डी है, डी, सर डी है, अच्छा डी डी। इसका डी होगा, कोई नहीं। डी सेंटर जाता होगा ना, ठीक है, डी होगा इसका। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है ना। ये NCPOR से रिलेट करता है, क्योंकि जो इंडियन ओशन में तो कोई मतलब ही नहीं, अंटार्कटिका में है। एक ये है 88। एक बार हम लोग और मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे, ठीक है। बस एक बार और कर लेना, उसमें हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन 12 बचे हैं और सारे कर ही लीजिए, क्योंकि फिर क्या मतलब है बाद के। और उसके बाद है इसमें विद द रेस्पेक्ट ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कच्छ ऑफ गुजरात के बारे में पूछा है। इट इज ए लैंड ऑफ साल्ट डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव। तो ये सेंटेंस सही है। धूमल इज ए रिनाउंड फोक डांस परफॉर्म वटल ऑफ द कच्छ। धूमल इज रिलेट टू अल्ताफ। धूमल इज रिलेट टू जम्मू कश्मीर। ये धूमल जम्मू कश्मीर का है। तो ये इसका बी होगा सर, 1/3। ये सेंटेंस गलत है। तो अगर ये गलत है तो पहले इसी से निपट लेते हैं। एक बी आंसर है सर। हाँ सब बी है, पहले बता दिया मैंने। बी है, यानी जो जहां जहां पर 2 है वो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो इससे ये भी देखना है कि धौलावीरा इज द सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, है ना, कंसीडर एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धौलावीरा हड़प्पा की दूसरी बड़ी साइट है। तो धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में ही है। अब देखिए ये है खराई कैमल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज a unique breed of camel found only Kutch, which is feed on mangroves. सी सर, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, मतलब अनोखी नस्ल है जो मैंग्रोव पर जीवित रहता है। वो दोनों सूखी और साथ खारे पानी में भी जीवित रहने की विशेष क्षमता होती है। और तीसरा इसमें है खराई वाज कंसीडर एज द सेपरेट ब्रीड, ये आईसीआर। तो इसमें 2 और 3 सही है। इसमें क्या गलत है पहले वाले में बताएं? ये मैंग्रोव के अलावा भी जीवित रहता है, ठीक है। ये वो दोनों देखो, जब बोला कि जो मैंग्रोव पर जीवित रहता है, अगर सूखी भूमि में रहता है तो वहां से मैंग्रोव कैसे आएगा, है ना। जो मैंग्रोव पर जीवित रहता है, तो इसका मतलब है केवल मैंग्रोव नहीं खाता है, और चीजें भी खाता है अगर वो सूखी भूमि में रहता है तो इसका 2 और 3 सही है। ये शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया ना यूपीएससी में, 19 में पूछा है। तो ये हाँ, इसका जो हाँ गुड्डू क्या कह रहे हो? 90 के क्या होगा सर? सर इसका सी होगा ना, 2 और 3rd। हाँ तो सी है ना 90 का। जैसे 89 का। अच्छा हाँ 18, इसी क्वेश्चन का तो बोल रहा हूं मैं। 90 का देखिए अब क्या है, ये बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोग खुद भी देख सकते थे, है ना।
ये किसका टास्क फोर्स है? कि फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स। देख लो, फोरम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, द ग्लोबल फॉर्म ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पज। ये है, ये जो है G20 का है, एक बार देख लेना, ये G20 का है, ठीक है। क्योंकि जहां तक मैंने इसको देखा है वो G20 दिखाया, लेकिन मुझे भी लगा कि G20 का क्या रिलेशन हो सकता है। तो मेरा ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो मुझे, लेकिन जो ये G20 है इसका राइट आंसर। एक बार आप लोग ना इसको पढ़ लेना, या फिर मैं क्लास में कल ही डिस्कस कर लूंगा, ये है ना 90 वाला। ये मुझे भी डाउट था इस क्वेश्चन पे। अब देखिए 91, 9 क्वेश्चन बचे हैं। ये बताएं क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट टू जल मिशन, जल जीवन मिशन। सर सी। एक्स्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के संबंध में दोनों सेंटेंस सही है। 2024 तक सभी ऑल रूरल हाउसहोल्ड, यानी सभी ग्रामीण परिवारों को वाटर, जल देने की बात की है उन्होंने, ठीक है। और इसके लिए एक्स्ट्रा मतलब बजट भी लिया है। इस JJM का मतलब है जल जीवन मिशन के लिए। तो इसमें दोनों सही है। तो अब जैसे आप टेस्ट करते हो, जब आप एग्जाम, जब ये टेस्ट करने का फायदा पता कब है? कि जब जैसे ये है ये जो टॉपिक हुआ है, तो इसको कहीं आप नोट करो अलग, इस टॉपिक को कहीं नोट कर लो अलग, इसके बारे में डिटेल लिखो, है ना, कम से कम 40 to 50 वर्ड, ताकि फ्यूचर में प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कभी भी आए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन क्या क्या इसमें लिखना है? तो लिखना है ये क्या है, कब शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इन सारी चीजों को 50 to 60 वर्ड में लिख सकते हैं फ्यूचर के लिए। यहाँ ऐसा नहीं सिर्फ करना है ना, लड़ाई तो एग्जाम हॉल में है सबसे बड़ी। यहाँ तो बस सीखना है, लर्निंग करना है। तो लिखिए इन विच स्कीम 3 स्टेट्स, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, पीएम फसल बीमा योजना, 1 नेशन 1 कार्ड में जुड़ गए अभी। सर बी। हाँ, 1 नेशन 1 कार्ड। तो बस इसमें 1 नेशन 1 कार्ड, इसको भी आपको पढ़ना है, समझना है। मैंने तो करवाया था आपके एग्जाम, मतलब जब क्लास हुआ था। तो इसका बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ एलिजा वेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट। सर इसका बी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, इट इज अ ब्लड बेस्ड टेस्ट व्हिच हैज द हाईली सेंसिटिव। सी है सर। हाँ, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही है ये। हाँ सर सी है, इसका सी लगा हुआ है, मैंने हाँ भी बोल दिया सी लगा, ठीक है, दोनों सही है ये। एलिजा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट है, क्योंकि देखो ये जून का टॉपिक है, और एंटीबॉडी अक्टूबर में एग्जाम में आ गया था। जितने हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे जून के हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज? ये सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सचिव। यस, कैबिनेट सचिव, शी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, यानी जो सेक्रेटरीज है उनका ग्रुप का मेंबर तो सेक्रेटरी ही होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी यही होता है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने PM ही लगाया होगा, PM तो सरकार का है। अब प्रोजेक्ट आहाना बताएं। टू वर्क टुवर्ड एन एड्स फ्री जनरेशन, तो बी है इसका। बी है, एड्स मुक्त पीढ़ी की दिशा में काम करना। हाँ, ये बी है। और 96 का है थाली डांस बैलेंसिंग, कच्छ गुजरात में है ये, ठीक है। सर इसके बारे में तो नहीं समझा दीजिए सर, एक लाइन। क्या समझाते डांस के बारे में?
डांस ये सर क्या पर्पज क्या है सर इसका? क्या गुड्डू तुम भी, नाचने कोई पर्पज होता है? कब नाचा जाता है? देखिए ये तो नाचने से सर क्वेश्चन बना है। अरे भाई एक्चुअली सर वो त्योहार पूछ रहे कि कोई त्योहार है, थाली डांस या क्या है? सर क्रॉप्स के लिए किए जाते हैं ज्यादातर, जितने भी त्योहार हैं क्रॉप्स जब अच्छी पैदा होती है, स्टार्टिंग होती है, तभी डांस जितने भी इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा हुआ भी थाली डांस, बैलेंसिंग डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, द सेलिब्रेशन ऑफ बच्चे के जन्म मैरिज पर एंड सर। चाइल्ड बर्थ। शादी होती है तब होता है और बच्चे का जन्म होता है तब होता है। ठीक है गुड्डू? थाली डांस सर, थाली डांस। हाँ थाली डांस, थाली डांस का मतलब थाली में नहीं होता है, बैलेंसिंग डांस है। अब कैसे बताएं, यूपी में ज्यादा, यूपी गुजरात राजस्थान में ऐसे डांस बहुत होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 97। इसका ए पहला वाला सही है। 97 का है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो 96 का क्या था सर? 96 का कच्छ गुजरात। सी था सर। गुजरात किसमें है, कच्छ में किसमें है? पहला है, 96 का पहला है इसका, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 97। हाँ, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो ये आवास शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। माइक्रो क्रेडिट सुविधा, इसका योजना सड़क विक्रेताओं को काम को फिर से शुरू करने के लिए आजीविका कमाने के लिए सस्ती ऋण प्रदान करना है। तो इसमें दोनों तो सही है, ओनली पहला है सर, पहला ओनली पहला फर्स्ट। ये इसमें क्या गलत है? सर किसानों के लिए ना 6,000 रुपए दिए जाते हैं वो। अरे वो नहीं है, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि, जो 10,000 रुपए दिए जाते थे। हाँ वही है ये, वो तो अलग चीज है, ठीक है। ये पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए है और M2 अफोर्डेबल है, ठीक है, लाइवलीहुड, ठीक है। तो इसमें दोनों सही है ये, है ना। सर ये मैंने करवाया भी है क्लास में, ऐसे गलती करोगे तो कैसे होगा एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगी भाई। सर इसमें गलत पूछ। ओके, अच्छा गलत पूछा, देखो, हाँ हाँ ये सही कह रहा है। तो गलत, गलत तो इसमें कोई नहीं है, डी होगा आंसर, है ना, नैना। तो इसमें गलत तो कोई नहीं है, दोनों सही है। तो ना तो एक ना तो दो, डी होगा आंसर फिर इसका, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ भी है। सर यूके। यूके, हाँ यूनाइटेड किंगडम बी सर। हाँ, ये यूके में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, सॉरी यूनाइट द स्टेट। यूके है, यूके, यूएस नहीं है, ये वाला बी। ठीक है गुड्डू, 98 है। यस सर। 99 में बताएं क्या है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केवल सेकंड कंसीडर मिथ। सर फर्स्ट और 3 है ना? नीति आयोग के द्वारा नहीं हुआ ये, सर इसका ओनली बी है सर, ए पहला आंसर है, केवल सेकंड। स्वदेश इनिशिएटिव पता है क्या था, हैं? बताएं, स्वदेश इनिशिएटिव है क्या, पहले ये क्लियर है सभी को। स्वदेश इनिशिएटिव ये था, जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो अदर कंट्री में कोविड-19 के दौरान उनको बुलाया गया है अपने देश, उसको हम स्वदेश इनिशिएटिव कहते हैं, ठीक है।
तो इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का मानचित्रण करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर है डी। देखो कैसे हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या आपका है कि स्वदेश इनिशिएटिव क्या है। तो स्वदेश इनिशिएटिव ना तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कोई इसका संबंध है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि जो कौशल की बात नहीं हो रही है उसमें, सिर्फ उनको लाना ही स्वदेश इनिशिएटिव है, स्वदेश। ठीक है, और कौशल विकास मंत्रालय, एक बार अगर डाउट हो तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, स्वदेश इसका क्या होगा है? इसका आंसर क्या होगा? डी। डी, हाँ डी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बात करें कि जो लोग तहत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण करना, तो अगर हम जो व्यक्ति दिल्ली से बिहार जा रहा है ना, या दिल्ली से तेलंगाना जा रहा है, तो उसको स्वदेश लौटने की बात बोलेंगे उसके लिए क्या? है ना, क्या जो व्यक्ति यूके से आ रहा है या यूएसए से आ रहा है या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहा है, उसको हम स्किल प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, ये विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम था, नीति आयोग ने शुरू नहीं किया था, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का था, विदेश मंत्रालय का। यहाँ पे विदेश मंत्रालय कार्यक्रम होगा। ठीक है, और ये ऐसा, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका डी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। इसका ए है कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल, कोरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है, इतने सारे चीजें थी। अब कोशिश आपको ये करना है, जितने भी इस टेस्ट में टॉपिक में सर बी था, कोरल ट्रायंगल, ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें 100 टॉपिक है। अब 100 क्वेश्चन मत मान के चलिए, 100 टॉपिक मान के चलिए, है ना। तो कुछ ना कुछ सबके बारे में जानना है। 100 का मतलब, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन था, इसमें थाली डांस, धूमल और रन ऑफ कक्ष। एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक हैं। आपको देखना है कि व्हाट इज द रन ऑफ कक्ष, व्हाट इज द थाली डांस, व्हाट इज द धूमल, या जो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक साथ में बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, तो इसमें सीधा सीधा स्वदेश है, उसके बाद पीएम निधि है, तो ये सारे एलिजा टेस्ट है। तो ये टॉपिक हैं, इनको आपको लिखना है हर टॉपिक पे 40 to 60 वर्ड। अगर आप ऐसा लास्ट तक करते रहे तो ना तो प्रीलिम्स आपसे दूर है और ना ही मेंस दूर है ना, क्योंकि जो आप चीजें 60 to 70 वर्ड में लिख सकते हैं, आप उन्हें 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं, है ना। स्वदेश पे कितना लिखना है? 60 वर्ड, इससे ज्यादा तो नहीं। कोई भी टॉपिक हो, जितने भी हैं, तो टेस्ट को टेस्ट मत मानिए, ये मानिए कि हमें टॉपिक मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट करना है, उनका नोट्स बनाना है, और ब्रीफ नोट्स बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना, ब्रीफ नोट्स। और हर, जैसे आपने सपोज कीजिए, आपने जैसे ये टॉपिक लिखा पीएम स्वनिधि, ठीक है, तो इसमें जो पीएम स्वनिधि टॉपिक लिखा, पीएम स्वनिधि टॉपिक लिखने के बाद जैसे आपने इतने में ये टॉपिक कर लिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे, इतना स्पेस, ताकि अगर कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आप कर सको। तो आपका फाइनली एक नोट्स बनेगा, और ये नोट्स आपका जीएस भी होगा, इसमें आपका मैप भी होगा और आपका करंट भी होगा, 3 चीजें आपकी होंगी। ठीक है, ये होगा। तो कोई आप लोगों को और कुछ डाउट हो, पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो काम कीजिए, हमसे ज्यादा आपको काम करना है। जैसे ही आपको टेस्ट मिले, आप टॉपिक लिखना शुरू कर दीजिए। अरे आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे, बस ये ध्यान लीजिए कि टॉपिक हमारे पास आ गया तुरंत। ठीक है, बाकी जो आपका सेकेंड टेस्ट है वो बन गया।
हैं? 100 क्वेश्चन का टॉपिक लिखेंगे सर ना सर? हाँ, टॉपिक है। टॉपिक का मतलब यही है। ये है। अब इसमें जितने भी टॉपिक आपको मिलते हैं उसी तरह से आपको नोट करना है। जैसे अगला जो टेस्ट है आपका वो बन गया है, तो बस उसका हिंदी 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 रेट बस, मतलब इंग्लिश जो है वो सर इस टेस्ट का एक्सप्लेन और आंसर की सेंड कर दीजिए। कल से टेस्ट ही सेंड हो रहा है। बताओ क्या चाहिए? वो टेस्ट का एक्सप्लेन मतलब, अच्छा रिटन में सर एक्सप्लेन और आंसर की कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, सो हो जाएंगे करेक्ट, और एक्सप्लेन मिल जाएगा तो देख हाँ, लेंगे। वो तो आपको मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन तो आपको मिलेगा ही। और जैसे ये था सेकंड टेस्ट आपका पूरा रेडी है, बस इसका हिंदी अभी नहीं बना है, आज हिंदी ही बनाना। देखो साइड में इंग्लिश का पूरा है रेडी, बस इसका हिंदी बस करना है। आप सोचिए कल हमें आपको देना है, हमारे पास सिर्फ रात का वक्त है, उसको ट्रांसलेट करना है पूरा। तो अब हम इतनी हार्ड वर्क करके आपको टेस्ट बना के दे रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके से करिए, उतनी मेहनत से, ठीक है? क्योंकि 5 दिन गैप से हमने बोला था कल है, ठीक है? तो अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्लास को। राइट। यस सर।